वो क्या उससे पीछे का भी तो नहीं है, क्योंकि जितना मैं पढ़ पाया हूँ, आपके कर्निघन जो थे, अलेक्जेंडर जो थे, वो ब्रिटेन के एक इंजीनियर थे, आर्कोलॉजिस्ट नहीं थे। तो उन्होंने जिस हिसाब से इसी ऐतिहासिक जगह के बारे में जो जानकारी लिखी अपनी पुस्तक में, उस जानकारी को हमने सबसे बड़ा प्रमाण मान लिया, उसी प्रमाण को हम विरासत के रूप में समेट के बैठ गए, उसको हम आगे के काम करने का प्रयास नहीं किए। तो मुझे लगता है कि एएसआई जो भारत की है, जिस चुस्ती के साथ कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर पा रही, वो सुस्त है। और यदि वो चुस्त हो जाएगी तो हमारे बहुत सारी जो जगह हैं, जैसे रीवा में, मैं रामा जी आपको बताऊं, रीवा जिले में एक वन क्षेत्र है जो घिनौची गांव नाम का जगह है। अब घिनौची गांव जो जगह है, वहां पे आप देखेंगे, जो आप बाहुबली पिक्चर में आप देखे थे कि प्रभास जो है शिवलिंग रखता है, ऊपर से झरना आता है, वो वहां पे प्राकृतिक है। सतह से करीब 50 फीट नीचे एक बड़ा गोलाकार कुंड बना हुआ है, उस कुंड में ऊपर से झरना आता है पहाड़ी से, और वो प्राकृतिक शिवलिंग के ऊपर गिरता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, ये पुरानी चीजें हैं। अब उसका 1800 शताब्दी में अलेक्जेंडर जब रीवा गए थे तो वो घूमते घूमते वहां पे गए, और वो इसलिए गए कि उनको ब्रिटिश शासन के लिए एक रेस्ट हाउस बनाना था। तो रेस्ट हाउस के लिए वो इस इलाके पे गए कि बड़ी सुंदर जगह है, प्राकृतिक जगह है, यहाँ पे नदी भी है, झरना भी है, तो अपने को एक रेस्ट हाउस वहां पे बना लिया। तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो एक प्राकृतिक शिवलिंग है जिसमें झरने से पानी गिरता है, उन्होंने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख कर दिया। लेकिन फिर एएसआई की तरफ से उसके प्रमाणीकरण का कोई काम नहीं किया गया। हमने कुछ प्रयास किया तो पता ये चला कि रीवा के जो बघेल राजा थे, उन्होंने उस जगह की खोज की थी करीब 15 या 14 शताब्दी में। यानी अलेक्जेंडर जो है उसके 500 से 600 साल बाद उसको खोज के लाते हैं, तो हम उस 500 साल के पहले भी जाने का प्रयास नहीं किए। बिल्कुल। इसलिए जो आप घुमरा की बात कर रहे हैं, तो घुमरा में हमारे पास अभी तक सिर्फ उस ढांचे का और उस शिवलिंग के बारे में जितनी जानकारी जो खंगालने पे मिल पा रही है, उतनी जानकारी जितनी आपके पास है, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के पास उतनी है। अच्छा सर, आपकी अनुमति से मैं हमारा प्रेक्षकों को भी बता दूं कि जो घुमरा मंदिर है वहाँ पे शिवलिंग है जिसको मुख शिवलिंग होते हैं। उसमें खासियत ये है कि वो शिवलिंग में उनके जटाएं जो है उनमें से 7 जो हेयर्स होते हैं, उनके जटाएं होते हैं, वो बड़ा क्लियरली चित्रित है, ताकि ये होता है कि जब गंगा ने धरती के ऊपर आया था वो 7 स्ट्रीम्स में आए थे, और 7 स्ट्रीम्स को शिवा ने अपना जटाओं में बांध दिया था। तो वो बड़ा अच्छे से जब उसको मुखलिंग को ऑब्जर्व करते वो पता चलता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये मंदिर जो घुमरा मंदिर है, ये ऐसे मंदिर है, हमारा जो नागरा शैली जो टेम्पल एवोल्यूशन है उसमें जो प्रदक्षिणा पथ होता है, जो आप मंदिर की परिक्रमा करने के लिए, और ऐसे जो प्रूफ है वो यहाँ मिलता है ऑलमोस्ट, क्योंकि गुप्तकालीन के मंदिरों के समय का ये है। मेरा और एक क्यूरियोसिटी है सर, एक और है जो बिहारी मंदिर है, आप बहुत अच्छे जानते हैं बिहारी मंदिर को। यहाँ के आसपास में रामलीला काफी फेमस है। मैं कभी गया नहीं, मैंने देखा नहीं, मगर न्यूज में बहुत सुना रामलीला के बारे में, और यहाँ पे ऐसा होता है, और बिहारी मंदिर के आसपास में काफी फेमस है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा टूरिज्म पर्सपेक्टिव में हमें बता दीजिए। रामलीला ये 17 के जो पास में है। हाँ, बिहारी चौक में रामलीला का बहुत पुरानी परंपरा रही है, और मुझे लगता है सैकड़ों साल से वो एक छोटी सी जगह बना के शहर के बीच में ही वो जगह है, बिहारी चौक जिसको कहते हैं, वहीं पे रामलीला का मंचन होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो रीवा संभाग है, वहाँ सबसे पहली जो मंडली थी वो थी आपके रीवा जिले के पास एक गांव है, मेरे ध्यान से अचानक निकल गया, उस गांव की सबसे पुरानी मंडली है, करीब 500 से 600 वर्ष पुरानी, और वहाँ परमानेंट कलाकार है, मतलब वो कोई दूसरा कार्य नहीं करती। और मैं उस गांव में गया हूँ, ये अमरपाटन और रीवा से लगा हुआ गांव है, उस गांव में गया हूँ। वहाँ पे आज भी एक आश्रम है, उस आश्रम में जो सिंहासन है वो चांदी के बने हुए हैं, और उनका जो धनुष है उसमें भी इन्होंने धातु लगा रखा है।
यानी सारी चीजें वास्तव में रामलीला का मंचन करने वाली जो मंडली है वो उन सारी चीजों को फॉलो करती है जो प्रभु राम के समय पे रहा हुआ। बिहारी चौक की रामलीला के बारे में जो आप बात करें, बिहारी चौक की रामलीला में आज से 10 से 12 साल पहले तक जो वहाँ के स्थानीय कलाकार होते थे वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय होते थे, कहीं काम करते थे, और काम करने के बाद वो सबको मंचन करना आया थे। तो किस पात्र, सारे उनका पात्र वहाँ तय होता था। और दशहरा के समय पे उन्हें जो 10 दिनों की रामलीला होती थी उस समय पर वो सारे इकट्ठे होके दिन भर, मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा रिहर्सल करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि पात्र तय थे, उनको पता था कि हमें क्या बोलना है। और रामलीला में जो मुख्य रोल होता है वो होता है व्यासपीठ का। तो पूरी रामलीला को संभालने का काम व्यासपीठ करता था और डायलॉग का काम करते थे ये लोग। तो पूरी रामलीला का मंचन बहुत सुंदर तरीके से होता था आपकी बिहारी चौक की रामलीला की। जी 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 सर, बहुत बहुत मैंने पढ़ा है काफी, और मेरा प्लान भी था कभी दशहरे के समय में वहां पे जाके रामलीला देखें और उनके जो कलाकार हैं उनसे इंटरेक्ट करके कुछ उसके ऊपर छोटा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाए। कभी मौका नहीं मिला, मगर जब मैं विजिट करूंगा आपका एक्सपर्ट इनपुट्स जरूर लूंगा सर मैं। एक ये है सर, आप ये जो दंडकारण्य है ये सारा आप देख रहे थे, ये आप काफी आदिवासी और गिरिजन को भी आप काफी मिल चुके होंगे। सो आपका एक दो अनुभव बता दीजिए कि ये जो गिरिजन वहाँ पे है, क्योंकि कम से कम क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे गोंड्स है और अबुझमाड़ियाज है, और ये कम से कम वहाँ पे 70,000 साल से है, और एक तरह से ये हमारा पूर्वज ही है। और काफी ये जो गिरिजन है वो मानते भी है कि वो कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत से काफी उनका जो एवोल्यूशन है, उनका जो बर्थ है वो काफी रिलेट करते हैं रामायण महाभारत से। और आपका अनुभव यहाँ का गिरिजन से मिलना या उनके थोड़ा सा इनकाउंटर्स वगैरह थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको क्या अनुभव रहा यहाँ पे। दंडकारण्य क्षेत्र में जो 2-3 पॉकेट है वहां पे आपके आदिवासी ज्यादा है। तो चित्रकूट क्षेत्र जो है वहां पे वनवासी है, आदिवासी की बजाय हम लोग वनवासी कहते हैं, वनवासी। तो वनवासी है वो। तो वो अपने वनोपज का क्या उपयोग हो सकता है, मुझे लगता है उससे अच्छा प्रबंधन कहीं और नहीं हो सकता। वो पूरे MBA हैं, उनको पता है कि हमें महुआ का उपयोग कब करना है, कैसे करना है। उनको पता है वहाँ तेंदू जो पैदा होता है उसका हमें संग्रहण कैसे करना है। उनके पास कोई रेफ्रिजरेटर नहीं, कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, उसके बाद वो संग्रहण करते हैं। वो आंवला चित्रकूट क्षेत्र में बहुत सारा होता है। आंवले को तोड़ते नहीं है, वो आंवला जो गिरा होता है उस गिरे हुए आंवले को उठा के वो उसका संग्रहण करते हैं और उसकी बिक्री करते हैं। इसी तरह से महुआ जो गिरा होता है, तो जो आदिवासी वनवासी परिवार की महिलाएं और बच्चे हैं वो अल सुबह निकलते हैं, बड़े सुबह निकलते हैं। महुआ का सीजन सुबह का होता है, तो सुबह निकलते हैं वो, और वो पेड़ों के नीचे जाके वहां पे आप देखेंगे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं होती कि एक पेड़ के नीचे 5 लोग महुआ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। एक पेड़ के नीचे का जब महुआ समाप्त हो जाता है तो उनके पास पता है कि दूसरा पेड़ कहाँ पे है, वो दूसरे पेड़ के पास जाते हैं, और वही 5 लोग जब जाते हैं तो इकट्ठा चल देते हैं कि चलो तुम्हारा हो गया ना, हो गया, चलो हम लोग चलते हैं। तो इस तरीके से महुआ आंवला ये जो वनोपज है वो वन का नुकसान कतई नहीं करते, अपने उपयोग के लिए ही लकड़ी लेते हैं, बिल्कुल वो संग्रहण नहीं करते लकड़ी का। जैसे हम लोगों के यहाँ ये लगता है कि थोड़ा सा मिल गया तो हम 2 पेड़ और काट के रख ले तो कल काम आएगा, वो नहीं करते। वो वनोपज का पूरा उपयोग करते हैं। ये चित्रकूट क्षेत्र के सराउंडिंग का जो है वहाँ के वनवासी हमारे समाज के साथ थोड़ा जुड़ चुके हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत आप जाएंगे तो बस्तर का जो आदिवासी समाज है जो सुदूर रहता है वो हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं एक भय है कि यदि वो हमारे साथ जुड़ेगा तो उसकी जो पुरानी पद्धति है, पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी संस्कृति है, उसको हम नष्ट कर देंगे, वो आधुनिक युग वाले। तो इसलिए जो कहा जाता है ना, अबूझमाड़ क्षेत्र के जो वनवासी हैं वो वनवासी इस समाज के साथ जुड़ना क्यों नहीं चाहते, तो नहीं जुड़ने का मेन कारण ये है कि हमारी तरफ से जो विनाशकारी कार्य किए जाते हैं उसको लेके उनके मन में जो भय है, उसी भय के कारण वो हमारे साथ नहीं आना चाहते। यदि उनको हम निर्भीक कर देंगे तो वो हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं।
लेकिन उन्हें पता है कि यदि वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम सिर्फ जाके उनका वन विनाश करेंगे, उनके रहन सहन का पतन करेंगे, उनकी संस्कृति का पतन करेंगे। तो इसलिए वो हमारे साथ एक दूरी बनानी चाहिए। जी दामन जी 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 सर, बहुत बहुत मैं एक पॉइंट मैं भी ऐड करूं कि कोंड जो वनवासी हैं वो उनका एक त्योहार चलता है जिसको बोलते हैं बिजुन पर्व। वो क्या करते हैं, पूरा साल भर जो फल खाते हैं उनके बीज इकट्ठा करके और नीम की पेस्ट में उसको स्टेरिलाइज करके रख देते हैं, और जब बारिश सीजन शुरू होता है उससे पहले बड़ा ढोलक वगैरह से एक बारात लेके जाके और वो सारे बीज के फॉरेस्ट में फैला के आते हैं, ताकि वैसे पूरा ये जो नियामगिरी फॉरेस्ट है उड़ीसा में, ये पूरा एक हॉर्टिकल्चर एरिया बना लिया पूरा उन्होंने उसको बहुत अच्छा। और ये मानते हैं कि जिसके पास ज्यादा बीज है वो सबसे धनी है, और जिसके पास नहीं होते वो उनको दान करते हैं और बोलते कि चलो ये ले लो, क्योंकि जिसके पास बीज नहीं होते वो त्योहार में बारात में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जब आप बोल रहे थे कि वो आंवला नहीं तोड़ते, जो गिरते हैं उसको उठाते हैं, तो मुझे वनवासी वैसे ही है कि हजारों साल तक अपना वन को संरक्षित करते हुए और ये सब करते हुए। तो बिजुन पर्व भी एक कोंड का बड़ा अच्छा त्योहार है जो आज हम बहुत ही सीखने का आवश्यकता है उससे। और एक चीज सर, ये जो अमरकंटक प्रांत है, अमरकंटक प्रांत से एक हमारा वंश कलचुरीस जो है, कलचुरी जो राजाएं थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर मंदिर बनवाए वहाँ पे, जैसे नर्मदा का उद्गम स्थान में जो मंदिरें हैं, ओके, और आसपास के अमरकंटक और आगे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी जैसा गुप्ता, जैसा पाला, सेना, ओके, ये जो वंश के बारे में हम जितना जानते, चंदेला, राजपूत के बारे में, कलचुरी के बारे में शायद हमारे पुस्तकों में या कहीं उतना डिस्कशन होता नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, क्या रीजन होगा कि ये कलचुरी जितना अच्छा विरासत ये पूरा एरिया में अमरकंटक और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ आसपास में इतने अच्छे बनाया, मगर उसका डिस्कशन ज्यादा नहीं होते? आपको क्या लगता है कि क्या रीजन होगा? क्या है, हमारे यहाँ जो राजतंत्र के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो बड़ा संक्षिप्त उल्लेख है सभी के बारे में। कुछ के बारे में जैसे चंदेल हो गए, कलचुरी हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इसलिए मिल जाता है क्योंकि 2-3 वजह हैं। गुर्जर प्रतिहार वीर योद्धा थे, उन्होंने कई जगहों पर अपनी वीरता को प्रमाणित किया, उसको वो नजरअंदाज किया गया, लेकिन ज्यादा नजरअंदाज नहीं करने की स्थिति में थे हमारे विद्वान, जो तथाकथित विद्वान थे, इसलिए उनका उल्लेख उनको करना पड़ा। चंदेल वंश की तरफ से चंदेल वंश को नजरअंदाज इसलिए नहीं कर पाए वो क्योंकि खजुराहो जैसे स्थान को उन्होंने एक भव्य रूप दिया जो विश्व विरासत के रूप में हमारे सामने है। कलचुलियों को लेके चलिए, तो जब कलचुली प्रवेश किए मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपनी पहली राजधानी त्रिपुरी में बनाया, जबलपुर के बगल में। हाँ, और त्रिपुरी में उन्होंने राजधानी बनाने के साथ साथ, मुझे लगता है राजाओं में सभी धार्मिक थे, लेकिन धार्मिकता में कलचुलियों का कोई जवाब नहीं था। कलचुली राजवंश ने त्रिपुरी में सबसे बड़ा जो मंदिरों का निर्माण छोटे छोटे उस समय पर करवाया। इसके बाद जब उन्होंने अपने विस्तारित योजना के तहत राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो वो आपके मध्य प्रदेश के हिस्से में भी गए, शहडोल वाला इलाका जो है उधर बुढ़ार वाले इलाके में, वहां भी उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया। तो छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम मंदिर जो है, हाँ, मैक्सिमम मंदिर कलचुलियों के बनवाए हुए। और बाद में भी आप देखिए कि उसमें कई जगह पे स्थानक बदल गया, तो आपके जैन समाज के मंदिर में परिणित हो गए, कई जगह पे आज भी। तो कलचुलियों ने सबसे ज्यादा, यदि आप देखेंगे, शिव मंदिर जो है वो कलचुलियों के कालखंड में बना। उसके पहले जो नागवंश छत्तीसगढ़ में था उसका पॉकेट बहुत छोटा सा था, और वो बेबस्तपुर जो बस्तर बन गया उस इलाके में ही वो थे, और महानदी के किनारे किनारे उनका विस्तार था, जगदलपुर, कांकेर, बीजापुर की तरफ। फिर उधर वो नागवंशी थोड़ा सा छोटा नागपुर वाला जो इलाका है उधर चले गए थे, और एक हल्का सा पॉकेट आपके मध्य प्रदेश का जो आपका बालाघाट है उसकी तरफ था। लेकिन कलचुलियों ने एक अच्छा विस्तारित राज्य बनाया था, और जिन जगहों पर उन्होंने विस्तारित राज्य बनाया उन सभी जगहों पर उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण करवाए।
और वो मंदिर कलात्मक दृष्टि से आप देखिए तो जब जब जैसे जैसे कलचुगियों के राजवंश में नए नए उत्तराधिकारी आते गए, आप देखेंगे कि उनके मंदिरों की वास्तुकला शैली बदलती गई और एक बहुत अच्छे भव्यता के साथ शिल्पकारी वाले मंदिरों का निर्माण हुआ। विस्तृत परिक्षेत्र लिया गया, उसमें पूरी बाउंड्री वॉल थी, बड़ा गर्भगृह बनाया गया, दूसरे देवी देवताओं को भी स्थानक दिया गया उन मंदिरों में, लेकिन मुख्य स्थान जो है उसमें शिव का दिया गया। तो कलचुगी राजवंश जो था करीब 200 से 300 वर्ष तक का शासनकाल उनका रहा, और 3 वर्ष के शासनकाल में यदि पूरा उनका कालखंड देखा जाए तो उस कालखंड में शिव उपासक जो अपने कलचुगी थे, उन्होंने महादेव की को विस्तारित करने का, जो आज हमारे जो धरोहर पे मंदिर मिले हुए हैं उसमें मैक्सिमम मंदिर उन्हीं के कालखंड के हैं, जो आज भी हजारों सैकड़ों साल के बाद भी उसी स्थिति में खड़े हुए हैं। जी रामा जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिया, बाकी हमारा साथियों को भी मौका दे देते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। जी अंकित। सर हमारे साथ देश विदेश से लोग जुड़े, सारे देश भर से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले ज्योति दीदी हैं, हमारे साथ सूरत से जुड़ी हुई हैं और साहित्य में अच्छा काम कर रही हैं, वहाँ प्रोफेसर भी हैं। ज्योति दीदी, आप आपका प्रश्न और आपकी बात रखिए। हाँ सर, प्रणाम। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी। बहुत अच्छा लगा। रामकिशन जी तो सारा कुछ पूछ लिए हैं। वैसे प्रश्न अभी एक मन में ये आ रहा है कि अभी आदिवासी समाज कैसे है, वो अपना जीवन यापन क्या वही पौराणिक स्थिति में कर रहा है या उसमें कुछ आधुनिकता आई है? नहीं, आदिवासी समाज का जो जीवन शैली है वो बड़ी सीमित है। उन्होंने अपनी जीवन शैली को बहुत विस्तारित नहीं किया हम लोगों की तरह। तो जीवन शैली, खान पान, रहन सहन और संस्कृति, वो अपनी सारी चीजों को आज भी लेके चल रहे हैं। तो आदिवासी देखिए तो अलग अलग तरह से, जैसे मैंने अभी चर्चा किया, जो चित्रकूट के सराउंडिंग जो वनवासी समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति को, परंपरा को तो बना के रखा है, लेकिन हमें भी स्वीकार किया। लेकिन जो आपके छत्तीसगढ़ का जो सुदूर क्षेत्र में, आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के जो वनवासी समाज के लोग हैं, वो आज भी अपने आप को अलग अलग लेके चल रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोगों के बारे में जितना उनके पास फीडबैक गया है, उस फीडबैक के हिसाब से हमारी छवि उनके सामने नकारात्मक बनी। तो नकारात्मक छवि बनने के 2-3 कारण हैं। एक कारण ये है कि उनके पास जो उनका सीधा संवाद नहीं हो पा रहा। दूसरा कारण ये है कि उनके और समाज के, हम इस समाज के और उस समाज के बीच में कहीं ना कहीं एक दीवार बन के नक्सली खड़े हो गए, और नक्सलियों ने भी उनका ब्रेन वॉश कर रखा। ये सब आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन। तो इस वजह से ये संवादहीनता के चलते ही हमारे और उन वनवासी समाज के बीच में एक दूरी बनी हुई। मुझे लगता है आने वाले समय में ये दूरी समाप्त होगी, ये दीवार टूटेगी और वो हमारे साथ शामिल होंगे। और मुझे लगता है कि उनके रहन सहन को उनके हिसाब से रहना चाहिए, और हम अपने रहन सहन को, अपने खान पान को और अपनी पद्धतियों को उनकी तरफ नहीं ला देंगे, तो ये हमारे साथ उनका जो समन्वय है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। जी जी जी। अच्छा सर, इसी कड़ी को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रही हूँ। अंकित भाई एक बार और, जी जैसे अपने गुजरात में है सर, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज्यादा हो गया है, तो क्या वैसा ही वहाँ तो कुछ नहीं है ना, अधिकरण या उनका डाइवर्ट कि आप लोग हिंदू नहीं हो, हिंदू से अलग हो, आदिवासी समाज, इस तरह से मतभेद तो नहीं है? नहीं, देखिए, जो धर्म परिवर्तन की बात है, धर्म परिवर्तन तो बहुत समय से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी धर्म परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, बालाघाट की तरफ थोड़ा सा हुआ, लेकिन चित्रकूट की तरफ धर्म परिवर्तन के लिए कुछ मिशनरी आई थी, लेकिन वो वहाँ पे सफल नहीं हुई। उनको अपने समाज के लोगों ने भगा दिया, उन वनवासी समाज के लोगों को बचा दिया। अब बालाघाट के जो क्षेत्र है, वहाँ छोटे से पॉकेट में धर्म परिवर्तन का कार्य हुआ, जिसको बहुत हद तक रोका गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में व्यापक तरीके से धर्म परिवर्तन का कार्य हुआ। और उस धर्म परिवर्तन के कार्य को रोकने का काम किया था माननीय दिलीप सिंह जूदेव ने। उन्होंने घर वापसी कार्यक्रम शुरू किया
और जिन लोगों का मानसिक तौर पे बदलाव करके उनको ईसाई मिशनरी के साथ जोड़ा गया, उनको वो फिर से उसी समाज में वापस लाए। अब इसमें एक बहुत मौलिक समझने की बात ये है कि जो हमारा आदिवासी समाज है वो धर्म परिवर्तन क्यों कर रहा है। उसको धर्म परिवर्तन करने के पीछे 2-3 कारण है। एक तो आर्थिक लालच उसको दिया जाता है, और दूसरा धार्मिक तरीके से उसके मन में प्रोपोगंडा तैयार किया जाता है। इन 2 कारणों से वो धर्म परिवर्तन करता है। धर्म परिवर्तन करने के बाद जब वो क्रिश्चियन बन जाता है, वो चर्च तो जाता है, लेकिन वो रामनवमी नहीं मनाता, ऐसा नहीं है। वो व्रत नहीं रखता, ऐसा नहीं है। वो शिव का उपासक नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपनी सारी पद्धतियों को लेके चलता है। तो ये एक धर्म परिवर्तन की जो पद्धति है, मेरा अपना खुद का मानना ये है कि धर्म परिवर्तन एक कहना चाहिए कि उन्होंने एक प्रयास किया है, लेकिन भारतीय लोगों की जो संस्कृति, रहन सहन, खान पान, और जो हमें जो परंपरागत तरीके से जो विरासत में चीजें मिली है, वो हमारे धर्म को हमसे अलग करने की कोशिश को कभी सफल नहीं होने दे रही है। और इसी वजह से आप देखिए कि जब मुगलों के समय पे भी बहुत दबाव बना के धर्म परिवर्तन कराया गया, तो एक ही परिवार में 2 तरह की पीढ़ियां हैं। आपका मेवात है या हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे, वहाँ एक ही परिवार में आपको 2 लोग मिलेंगे, एक हिंदू मिलेगा, एक मुस्लिम मिलेगा। बुआ जी हिंदू हैं तो फूफा जी मुस्लिम। तो क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आधे परिवार के कुछ लोगों को उन्होंने मुसलमान बना दिया, और कुछ लोगों को हिंदू ही छोड़ दिया। तो आज भी उनके बीच में रिश्तेदारियां हो रही है, आज भी उनके बीच में उसी तरह का रहन सहन, खान पान, सब कुछ उसी तरीके से। लेकिन उन्होंने लिखना क्या शुरू कर दिया, क्योंकि जिस पीढ़ी को उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया, वो मोहम्मद खान ये लिखने लगे। और इस तरफ वाला आज भी अपने आप को शौकीलाल राम प्रसाद वही लिख रहा है। तो सिर्फ नाम को देख के हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इस्लामिक हो गया, ये हिंदू है। जबकि वो आप मेवात में जाके देखेंगे तो मेवात में लगातार आजादी के पहले से वहां पे धर्मांतरण का बहुत बड़ा केंद्र है, और वो दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक धर्मांतरण का एक बड़ा भारी सेक्टर भी है। लेकिन उसके बाद भी उसका विस्तार नहीं हो पाया। मेवात से आगे वो कहाँ गए? इधर हरियाणा की तरफ भी नहीं बढ़ पाए, उधर राजस्थान की तरफ नहीं बढ़ पाए। इसी तरह से आप देखिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में आपका ईसाईकरण नहीं हो पाया, कुछ पॉकेट पे हुआ, और जिन पॉकेटों पे हुआ वहां उन्होंने चर्च पे आने के लिए तो उनको मना लिया, और वो चर्च जाते हैं, लेकिन पूजा नहीं करोगे इस बात के लिए वो नहीं मना पाए। और उनको ये लगा कि हम पूजा से रोक देंगे, इनको त्योहार मनाने से रोक देंगे, तो ये हमारे पास से भाग जाएंगे। इसलिए उन्होंने समझौता किया कि एक काम करो, आप अपनी पद्धति पे रहो, लेकिन हमारा भी एक छोटा सा पॉकेट लेके चलो। किसका? ईसाई मिशनरी। तो आदिवासी ईसाई मिशनरी का भी एक पॉकेट अपने साथ जेब में लेके चल रहा है, लेकिन है वो आज भी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भैया, एक और प्रश्न नहीं, एक सर से सहायता मांगूंगी। अपने अखिल भारतीय साहित्य परिषद हैं, परिचित होंगे, तो लोक संस्कृति पर काम कर रहे हैं। हो सकता है सूचना आप तक पहुंची हो, और नहीं पहुंची हो तो मैं आपका नंबर लेकर जो मैसेज है भेजूंगी। उसमें सूची चाहिए, लोक संस्कृति, लोक पर्व क्या क्या है, उसको एक जगह जोड़कर इस पर काम करना है, जिससे कि हम अपनी कड़ी को मजबूत कर सकें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी। और मेरे पापा जी भी जुड़े हैं कोलकाता से। अच्छा, आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं? देवनाथ सिंह या प्रकाश सिंह? हाँ जी, हाँ जी, जुड़े हैं, कोलकाता से 2-3 जन जुड़े हैं। जी 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 जी, उनको भी नमस्कार। मैं आप मुझे सूची भेज, वो नंबर दे दीजिएगा, वो जानकारी मैं आदरणीय हमारे जो आज के वक्ता जी हैं राकेश जी, उनको साझा करूंगा, और उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इसमें अपने को सहयोग करें। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? जी भैया। जी सर, मेरा वेंकट सर जुड़े हुए हैं, वेंकटेशन दत्तात्रेय जी मुंबई से, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय में हैं, और मुंबई ऑफिस के हेड हैं, डायरेक्टर हैं मुंबई ऑफिस, इंडिया टूरिज्म मुंबई ऑफिस से। मैं उनसे इस विषय में थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि इसको सर्किट के रूप में, जैसे भारत सरकार विभिन्न सर्किटों पर काम कर रही है, क्या ऐसे ही कुछ सर्किट्स पर, क्या दंड कारण्य को भी कुछ सर्किट में हम लोग लाकर
प्रमोट कर सकते हैं क्या सर? कैन बी प्रमोट इट एज अ सर्किट दंडकारण्य? धन्यवाद अंकित। हमें ऑडिबल सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। या शुक्ला जी नमस्कार। आपका जो सेशन था सर थोड़ा सा वॉल्यूम कम है आपका। सुनाई दे रहा है? यस। या बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दंडकारण्य रीजन का जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दोनों तरफ से पूरा विश्लेषण किया था। और एक्चुअली मैंने इस क्षेत्र में कई बार गया हूँ, जैसे कि उड़ीसा में मैं रहा हूँ और उस रीजन में, उसके बाद जगदलपुर बस्तर में और छत्तीसगढ़ हर जगह गया था। पर इसका जो इम्पोर्टेंस था दंडकारण्य का जो आज आपसे सीखने के लिए मिला है, अच्छा है। अंकित जो आपका प्रश्न था सर्क्यूट, ऑलरेडी रामायण सर्क्यूट में कई सारे जगह जुड़े हुए हैं जो छोटा है, अलग सा कोई सर्क्यूट नहीं है दंडकारण्य का, बट रामायण सर्क्यूट इसको किया। अभी राम और गमन पथ भी एक सर्क्यूट का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रही है, उसमें भी रामायण सर्क्यूट के बिना कंप्लीट नहीं होता है, इसमें काम ऑलरेडी हो चुका है। जी जी सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट सर। now I request Dr. Lajwanti Naidu ma'am, kindly join us and give your valuable input ma'am. Dr. Naidu ma'am. नमस्कार शुक्ला जी, नमस्कार। खुद आपका वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरा ससुराल खुद गोंदिया से हूँ, तो जब बात कर रहे थे आप सब, ये सब जगह मैं देख चुकी हूँ जो अभी आप बता रहे थे, तो आई मीन इट इज वेरी इंसाइटफुल। और खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, तो आपने जो ट्राइबल्स के बाद और ये सारा बताया, मतलब मैं एटलीस्ट 25 ईयर्स बैक चली गई। बहुत अच्छा लगा कि जो आपने इंसाइट दिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर जनरेशन टू अंडरस्टैंड द कनेक्ट विथ व्हाट दोज डेज एंड टिल प्रेजेंट डेट सर। एंड आई थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू अवर पर्यटन विकास मंच। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत प्रणाम जी। और किसी का कोई प्रश्न है किसी और साथी का? जी अभी तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे साथी देवेंद्र तिवारी जी, जो कि आज हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर एक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, और यहाँ ग्वालियर से भी और वो साहित्य परिषद से भी जुड़े रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे अपनी बात रखें और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनका धन्यवाद करें। नमस्कार सभी लोगों को। राकेश जी नमस्कार। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। आज राकेश जी भाई साहब की तरफ से हमको जो दंडकारण्य क्षेत्र की जो जानकारी मिली, क्योंकि इससे पहले हम लोग दंडकारण्य को जिस तरह से मानते थे वो इसी तरह से मानते थे कि ये वही क्षेत्र है कि दंडात्मक करके किसी एक राक्षस था, उसको सजा मिली थी और उसका वध वहां उस क्षेत्र में किया गया था। लेकिन ये उसके कारण इस क्षेत्र का नाम नहीं है। द्वापर युग, सतयुग, अलग अलग युगों से ये क्षेत्र है, ऐसा हमको राकेश जी भाई साहब के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा हमको ये सारी चीजें भी मालूम पड़ी कि ये क्षेत्र वही है जो रामपथ क्षेत्र है, राम से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है। राम जब 14 वर्ष के वनवास में जिस क्षेत्र से होकर निकले हैं, उसी क्षेत्र में अलग अलग जगह से जब वो गए हैं, तो उसमें से कुछ क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र कहलाया जाता है, जिसमें चित्रकूट धाम की बात भाई साहब ने करी, अमरकंटक की बात करी, और भाई साहब ने एक बात तो जो अच्छी बताई थी, उस स्थान पे
मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ कि महीपति की बात भाई साहब ने बोली कि महेश्वर जो है वो प्राचीन काल का महीपति का स्थान है। और उस स्थान पे भाई साहब एक बार जब जाना हुआ और मेरे को एक कोतुल था, अब घाट पार करके नर्मदा जी को पार करके जब मैं सामने के घाट पे गया तो वहां पे श्रेष्ठ बाहु के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग का स्थान है, एक मंदिर बना हुआ है। तो जब उसको देखा तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि श्रेष्ठ बाहु ने शिवलिंग की स्थापना की थी और श्रेष्ठ बाहु उस क्षेत्र के राजा थे। मतलब उससे पहले मेरे को बस श्रेष्ठ बाहु नाम मालूम था, क्योंकि परशुराम से जुड़ा हुआ एक प्राचीन एक वो आती है, बात आती है जिसमें सहस्त्रबाहु और परशुराम के बीच का एक वो है, तो उतना केवल जानकारी थी। लेकिन सहस्त्रबाहु का ये क्षेत्र था, वो यहाँ के राजा थे और उन्होंने ये शिवलिंग की स्थापना की है, ये उस मंदिर में जाने के बाद मालूम पड़ा। और आज वो बिल्कुल पक्का हो गया। आपने जब उस विषय को बताया कि महीपति जो शहर था, जो राज्य था, वो वही था। तो इस तरह की जो आज राकेश जी ने जो विभिन्न तरह की जो जानकारियां हमको दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और आने वाली जो नई पीढ़ी है, पर्यटन विकास मंच में हम बहुत सारे लोग जो है नए युवाओं को जोड़ते हैं और वो इन सारे विषय को सुनते हैं, तो उन सारे युवाओं के लिए ये जानकारियां जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। वो इन स्थानों पे जाके भ्रमण करके उन स्थानों के बारे में जानकारी जो मिली है उनको उस रूप में, उस स्थान में जाके उसको अनुभूत कर सकते हैं, जो भाई साहब ने आज हमारे से साझा की है। और नई पीढ़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाके उन सारे स्थानों पे जाए, वहां का अनुभव ले और वो भी उसको, उस बात को आगे बढ़ाए। जिस तरह से आज रामपथ पर लोग यात्रा के लिए निकलते हैं, उसी तरह से दंडकारण्य क्षेत्र की यात्रा पर भी लोग निकले। और ये सारा काम जो है वो हमारी आज की नई युवा पीढ़ी के हाथ में है कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें। जैसा कि वेंकटेश सर ने भी बताया कि उसी में रामपथ मार्ग जो है उसी में दंडकारण्य क्षेत्र की यात्रा भी आती है, उसके लिए अलग से कोई सर्किट नहीं है। और ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि उसी यात्रा के दौरान अगर हम उस क्षेत्र में भी जाएंगे तो हमें एक नए स्थान की, नए क्षेत्र की जानकारी भी प्राप्त होगी। तो इसलिए आज की जो जानकारी जो दी है राकेश जी ने, उसके लिए मैं पर्यटन विकास मंच की ओर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लाजवंती मैडम, जिनका हमको हमेशा से मार्गदर्शन प्राप्त रहता है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। रामा सर, जयप्रकाश नारायण सर जो आज हमारे साथ जुड़े, वेंकटेश सर और ज्योति दीदी सूरत से आज हमारे साथ जुड़े हैं, तथा अन्य भाई बहन, अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबका मैं आज आभार प्रकट करता हूँ पर्यटन विकास मंच की ओर से। और जो हमको पर्यटन विकास मंच के माध्यम से अलग अलग वेबिनार के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, अगर हम उन जानकारियों का सलन करके इकट्ठा करेंगे और हम उस पर जब काम करेंगे और आगे आने वाले अपने युवा साथियों को इन स्थानों के बारे में बताएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारे वेबिनार करना हमारा सार्थक होगा। और राकेश जी और अन्य लोगों के द्वारा जो हमको जानकारियां प्राप्त हो रही है उसको बढ़ाने में हमारा सार्थक योगदान होगा। यही पर्यटन विकास मंच का उद्देश्य है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने वक्ता के आभार के लिए। और मुझे एक चीज़ इसमें बस जोड़नी है जो मुझे याद आई, शायद मुझे आज के जो हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता है वो उसमें क्लियर करेंगे। जो मंडन मिश्रा और जो शंकराचार्य जी के बीच में जो संवाद हुआ था, क्या वो भी दंडकारण्य भूमि पर ही हुआ था क्या? हाँ, वो काशी में हुआ। हाँ, काशी में हुआ था। कुछ जगह पर, दंडकारण्य क्षेत्र में नहीं था। कुछ जगह पर ऐसा है बताया। मैं आपको वो की पुस्तक दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने बताया है कि वो यहाँ पर हुआ है, महेशवती में, महेश्वर में। तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहा। कुछ जगहों पर इसका उल्लेख है। दरअसल मैं आपसे पहले ही बोला कि जब हम हमारे यहाँ का जो इतिहास है, जो पौराणिक का है, उसको लेके अलग अलग तरह की राय सामने आई। इसी वजह से हम जब उसको पढ़ने निकले तो पढ़ने के दौरान ही हमें कई तरह के राय जब सामने आती है तो हम एक भ्रम की स्थिति में फंस जाते हैं और फिर हम वापस चले जाते हैं। तो हमारी दिलचस्पी इसलिए इस क्षेत्र को ज्यादा जानने की नहीं हो पाती क्योंकि हम आगे पढ़ने के बाद एक भ्रम में फंस जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रमाणिक दस्तावेज थे तो वो अधिकांश नालंदा विश्वविद्यालय
तो उनको जानबूझ के नष्ट किया गया। उसके बाद जो दस्तावेज तैयार हुए, वो दस्तावेज तैयार हुए आपके अलेक्जेंडर द्वारा, अबू फजल द्वारा, और फिर उसके बाद उसी को हमें कहा गया, फिर उस भ्रांति, उस भ्रम को आगे बढ़ाने का काम किया हमारे मार्क्सवादी साथियों ने। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं, तो कई जगह पे आपको जटाशंकर शिवलिंग मिलेगी, कई जगह पे जब आप मध्य प्रदेश में आप खोजने निकलेंगे तो कई जगह पे आपको बाणासुर मिलेंगे, जो इन्होंने वहां पे तपस्या की थी, तो कई स्थान मिलेगा आपको। फिर कई जगह पे मिलेगा कि शिव जी जो है बाणासुर से डर के मारे इस गुफा में थे। तो ये स्थानीय किंवदंती के चलते ही हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम कुछ चीजों को खंगालते हैं, खंगालने के बाद फिर जब हम राजतंत्र पे जाते हैं, तो हमारे पास रीवा विश्वविद्यालय हो गए और आपके सागर विश्वविद्यालय हो गया, इनके छात्रों की तरफ से जो शोध किया गया है, उस शोध पत्र को हासिल करने के बाद जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, इसका बात तो कुछ और है और जो किंवदंती है वो कुछ और है। तो किंवदंती स्थानीय लोग जो सुनते हैं, उसी सुनी हुई बात को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेके चलते हैं। तो मंडन मिश्र जी का और शंकराचार्य जी की जो बात है, उसको लेके भी इसी तरह की धारणा है। जी अंकित जी धन्यवाद। आगे से मैं इसको, इस त्रुटि को सही करूंगा और अपनी जब भी इसके ऊपर चर्चा करूंगा तो काशी के बारे में ही इस पर इसको सुधारते हुए इसको काशी में ही जोड़ूंगा। तो आज का सफ़र हम लोगों को समय की बाधा के कारण, समय की एक लिमिट के कारण रोकना पड़ेगा और हमारे कार्यक्रम की एक विधा है कि हम शांति मंत्र के साथ अपने कार्यक्रम का संपन्न करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग हाथ जोड़ें ताकि हम लोग शांति मंत्र की तरफ बढ़ें। ओम जीवने यावदा दानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थना अस्माकं जीवन परिपूर्णिताम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद जयप्रकाश नारायण सर। सर राकेश जी, जयप्रकाश नारायण जी अमरकंटक में जो विश्वविद्यालय है IGNTU, वहाँ पे प्रोफेसर के तौर पे जुड़े हैं। आपका जब भी जाना हो तो आप उनसे जरूर भेंट करें। जी बिल्कुल। और सर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग राकेश सर। राकेश सर गुड इवनिंग सर। मैं नया आदमी हूँ सर। नहीं, आप नए। मैं आऊंगा तो अंकित जी से नंबर लेके मैं आपसे संपर्क। जी। और देवेंद्र, आई विल मीट यू सर। जी। और हमारे देवेंद्र जी उज्जैन से हैं और बाकी सभी लोग आज देश भर से जुड़े हुए हैं। आज जो विशिष्ट साथी हमारे साथ जुड़े। अरे देवेंद्र जी, मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप उज्जैन में आपके महाकाल के अलावा जो 84 शिवलिंग है, वो भी महाकाल के समकक्ष या उसके पहले के हैं। तो उसको लेके मुझे लगता है कि लोग सिर्फ 2 जगह के बारे में या तीसरी जगह के बारे में जानते हैं। पहला महाकाल, दूसरा भैरव मंदिर, तीसरा हरसिद्धि। वो जो आपके जो 84 शिवलिंग हैं, जो महाकाल वन में बने हुए हैं, उनका छिपरा के किनारे, मुझे लगता है उनके बारे में लोगों को ज्यादा बताने की आवश्यकता है कि यदि वो जाए तो उज्जैन में कम से कम 3 से 4 दिन का समय निकाल के जाए। क्योंकि लोग अभी सिर्फ महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, सुबह जाइए और शाम को वापस आ जाइए। तो उससे आपका क्या है, इकोनॉमी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा और लोगों का आना जाना बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे सोशल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। अभी लोगों के अंदर केवल इतनी जानकारी है कि लोग जब उज्जैन की यात्रा के लिए आते हैं तो महाकाल के दर्शन करते हैं, दूसरा हरसिद्धि माता के दर्शन करते हैं और रामघाट जाके और वापस आ जाते हैं। लेकिन मुझे अभी यहाँ ग्वालियर से आए 2 वर्ष हुआ है। उन 2 वर्षों में मैंने जो अलग अलग जानकारियों के माध्यम से मैं जो घूमता हूँ,
वो लोगों से पूछता हूँ तो उसमें मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ बहुत प्राचीन प्राचीन स्थान है, जिसमें नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए 2 यहाँ बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ मलंगनाथ जी की समाधि है तथा मत्स्यनाथ जी की समाधि है, और एक भरतरी का स्थान है जो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। लेकिन 2 समाधियां ये बहुत प्राचीन है, मत्स्यनाथ जी की और मलंगनाथ जी की। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तथा यहाँ बहुत प्राचीन समय का एक राम जनार्दन मंदिर है। इस तरह के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में यहाँ पे पूरे महाकाल वन में जो 84 महादेव की आपने चर्चा की, उसके लिए भी मैंने एक पुस्तक यहाँ पे मंगाई है, और उसमें से 3 या 4 ज्योतिर्लिंगों के जाके मैं दर्शन भी करके आया हूँ, जो यहाँ से शहर से काफी दूर है। और मैं और अन्य जानकारियां भी इस तरह की इकट्ठी कर रहा हूँ, जिससे लोगों को अधिक से अधिक मालूम पड़े। और हमने और अंकित ने मिलकर एक बार ऐसा प्लान भी किया था कि हम लोगों को ये बताएं कि आप 3 दिन में इस पूरे उज्जैन क्षेत्र की, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं। हमने एक सर्किट भी ऐसा बनाया था कि अगर पहले दिन कोई टूरिस्ट आता है, और हमने उसके लिए एक व्यवस्था भी ये की थी कि हम साइकिल से लोगों को यात्रा कराएंगे। मतलब लोग गाड़ी से, कार से करते हैं, लेकिन हम साइकिल से कराएंगे और 3 दिन की बहुत बढ़िया यात्रा कराएं। इस तरह का हमारा विचार था, लेकिन उस पर आगे लॉकडाउन और अन्य चीज होने के कारण काम नहीं हो पाया। तो वो कुछ जानकारी इकट्ठी की है, हमने बनाया भी है। लेकिन आपने सही कहा, लोगों को केवल उतनी ही जानकारी है, तथा उसमें कुछ जो बाकी की चीजें हैं, कमी पेशी जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों की भी और शासन की भी है, जो उन अन्य चीजों को लोगों के सामने ला नहीं रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उनको उस बारे में बताएंगे तो वहां जब आना जाना होगा तो हमको विकास करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तो शासन भी उस तरह से वो है। एक और आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक अन्य और स्थान है। अगर आपने डॉक्टर हरिभाऊ वाकणकर जी का नाम सुना हो, तो उन्होंने जो शोध किया था, डोंगला करके एक ग्राम है यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर दूरी पे। तो उस डोंगला ग्राम में यहाँ पे बहुत प्राचीन प्रयोगशाला है, वो स्थान है। यहाँ गर्ग रेखा जो निकली है वो स्थान है। ऐसा बहुत अच्छे ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पे लोग वहां तक जाते नहीं है, और यहाँ के लोगों के द्वारा उनको बताया भी नहीं जाता है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं, और हमारी अंकित की चर्चा है कि हम आगे उस पर काम करके लोगों को सब क्षेत्रों के बारे में बताएं, और लोग वहां पे भी आना शुरू हो। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, मैंने मतलब थोड़ा सा रिसर्च किया, उसमें कैसा है कि लोग केवल एक धार्मिक यात्रा की दृष्टि से महाकाल के दर्शन करने आते हैं और चले जाते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो गुजरात प्रांत से है। क्योंकि कहा भी जाता है कि गुजराती वहां जा सकता है जहां तक कौवे की पहुंच है। तो उसी तरह से गुजराती यहाँ बहुत आते हैं, वो केवल दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनको अन्य जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया ही नहीं जाता है। जी भाई साहब, जी भाई। ठीक है अंकित जी, आपको धन्यवाद एक अच्छा कार्यक्रम करने के लिए, और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और विदा लेता हूँ। जी भाई साहब, आपका धन्यवाद विशेष तौर पर कि आप आए यहाँ पर, और हम भविष्य में भी आपको जोड़ के रखेंगे किसी अन्य माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म पर। और हमारे साथ आज रामा सर जुड़े विशेष तौर पर। जी रामा सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा। ओके, और संपर्क में रहेंगे और आपका एक्सपर्ट एडवाइस लेते रहेंगे। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।